हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी उसका डेट तो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग उसकी तैयारी करते रहेंगे। तो हम लोग मिडावल हिस्ट्री शुरू किए थे, जिसका कि लूसेंट बुक से, जो लूसेंट सामान्य ज्ञान का जो बुक है, उससे हम लोग मिडावल हिस्ट्री शुरू किए थे। ठीक है, और उसका हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख रहे थे, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग गुलाम वंश तक कंप्लीट कर चुके थे, आप लोग जाके देख सकते हैं, इसका बना हुआ है प्लेलिस्ट। आज हम लोग खिलजी वंश देखेंगे। ठीक है, गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। तो याद रखिएगा ये भी, अगर कोई इतना तो आपको हो सकता है पता हो, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अलाउद्दीन खिलजी किस वर्ष दिल्ली का सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी कब बना था? जलालुद्दीन खिलजी देखिए 1290 में बन गया था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक ना, जिसने स्थापना की थी खिलजी वंश की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है 1200 मतलब 96 96 95 96। ठीक है, तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका भतीजा था, वही बना था दिल्ली का सुल्तान। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नींव कब रखी? तो अस्थाई की सेना की नींव उसने कब रखी थी? वह भी वह जब दिल्ली का जब शासक बना था उसी टाइम रखा था, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 1296। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कितने मंगोल आक्रमण हुए? तो अगर आप लोग लूसेंट का बुक अगर आप पढ़े हैं तो ये उसका रिवीजन ही है, समझिए। तो क्वेश्चन के फॉर्म में है, ताकि देखा जा सके कि आप जो पढ़े हैं वो कितना आपको याद है। ठीक है, आपको भी पता है कि लूसेंट बुक बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, और वही बुक ये इस तरह का एग्ज़ाम के लिए, बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। मतलब थोड़ा बहुत उससे आगे पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको लूसेंट तो कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिए 6 आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। कितने आक्रमण हुए मंगोलों के? कितने आक्रमण हुए थे? 6 आक्रमण हुए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की कौन सी आर्थिक नीति ने बाजार में मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित किया? कौन सी नीति थी जिसने बाजार में मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित किया था? तो यह मूल्य नियंत्रण प्रणाली, ए ऑप्शन जो है वही हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जो कि बाजार में मूल्य को नियंत्रित करने का कार्य किया। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नाम मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी शामिल किया? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो था वह किस नाम से जाना जाता था? तो अगर आपको यह पता हो, 3-4 चीज़ था उसमें, जैसे सहना ए मंडी, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। उसका बरीद, मुनहियान, गुप्तचर, ये सब क्या क्या है, आप अगर बुक पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो ये ए ऑप्शन जो हो गया, सहना ए मंडी, यही इसी नाम से मूल्य नियंत्रण प्रणाली जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के अंदर निरीक्षण के लिए कौन सा अधिकारी नियुक्त किया था? बाजार के अंदर जो निरीक्षण के लिए कौन था? वह बरीद था। ठीक है, तो इसमें सबका जो है कुछ ना कुछ मतलब है, कुछ ना कुछ उसका काम था। तो सहनाई मंडी हम लोग देख लेते, बाजार नियंत्रण प्रणाली का नाम था, और बाजार के अंदर जो निरीक्षक करने का काम करता था उसका वह कौन था? वह बरीद था। ठीक है, उस अधिकारी का नाम को बरीद कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की किस कृति में उसकी आर्थिक नीति की जानकारी मिलती है? तो आर्थिक नीति की जानकारी किसमें मिलती है? तो तारीखे फिरोज शाही में मिलती है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने कर लगाए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत सारे कर को हटा के वह 2 कर लगाया था। ठीक है, कौन कौन सा कर था वो आप पढ़े होंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासकीय सुधार के अंतर्गत कौन सी भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया गया? तो जितने भी जैसे दी गई भूमि, वक्फ भूमि, इनाम भूमि, यह सब जितना भी भूमि था वह सब को क्या किया था? वह सब खालसा भूमि में बदल दिया था। खालसा भूमि उस भूमि को कहते थे जो सरकार के नियंत्रण में होता था। ठीक है, तो यह जितना भी दिया गया भूमि था, दान दिया गया भूमि, वक्फ भूमि, इनाम भूमि, यह सब जितना भी भूमि था उसको लेके वह खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में बदल दिया था। किसकी हत्या के बाद खुसरो खान ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया? तो खुसरो खां जो था वह किसकी किसकी हत्या के बाद खुसरो खान ने दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा किया? तो वह था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। या खुसरो खां क्या है? यह तुगलक वंश का
जो शुरुआत करेगा तुगलक वंश की स्थापना करने वाला खुसरो खां था। ठीक है, आगे हम लोग तुगलक वंश का भी आज देखेंगे MCQ, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो लास्ट जो खिलजी वंश का जो लास्ट शासक था वह था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, सी नंबर ऑप्शन। तो उसी को मारकर खुसरो खां जो था वह दिल्ली के सिंहासन पर तुगलक वंश की स्थापना किया था, नाम बदल लिया था फिर से। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष तक मंगोल आक्रमण का सामना किया? तो 6 साल तक किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था 6 साल तक, वह 6 बार आक्रमण किया मंगोलों ने, और 6 साल तक, तो दोनों याद रखिएगा, 6 साल तक और 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस कृति को किताब कविता संग्रह के रूप में लिखा? अलाउद्दीन खिलजी ने किस कृति को किताब संग्रह के रूप में लिखा? तो यह दीवान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए मूल्य नियंत्रण की पूरी व्यवस्था लागू की? तो यह मूल्य नियंत्रण व्यवस्था किसके लिए था? जाहिर सी बात है व्यापारियों के लिए होगा, और किसी के लिए? किसान, सैनिक, सुल्तान, ये सब तो हो नहीं सकता है। तो व्यापारियों के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके लिए नगद वेतन देने की व्यवस्था की? नगद वेतन किसको दिया जाता था? सैनिकों को दिया जाता था। ठीक है, उन लोगों के लिए नगद वेतन का व्यवस्था किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी जब उसकी मृत्यु होगी तो लास्ट राजा जो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वही बैठा था, उसी को फिर खुसरो खां मार दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था? तो यह कौन था जो वस्तुओं की परमिट जारी करता था? याद कीजिए, परमिट, प से परमिट और प से परवाना नवीस। ठीक है, तो परवाना नवीस जो था वह परमिट जारी करने का काम करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण कराया था जो इस्लामी वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण था? तो इस्लामी वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन है? यह अलाई दरवाज़ा। ठीक है, इस अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासकीय पद को पैगंबर के सेनापति की उपाधि दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासकीय पद को पैगंबर की सेनापति का उपाधि दिया? तो यह खुसरो खां था, उसी को पैगंबर का सेनापति की उपाधि दिया था, जो कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार के और तुगलक वंश की स्थापना कर लिया था। ठीक है, वहीं पर वह मतलब कि सेनापति था उसका, अलाउद्दीन खिलजी का, खुसरो खां, उसने ही कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, लास्ट राजा जो था खिलजी वंश का, उसको मार के और गद्दी खुद अपने हाथ में ले लिया। वैसे भी कमज़ोर जब शासक होता है तो उसको मार ही दिया जाता है, मतलब कोई ना कोई सेनापति मार ही देता है उसको। और ज़्यादातर यह जो दिल्ली सल्तनत है इसमें आप यही देखेंगे कि लास्ट में जो भी राजा है वह बहुत ही कमज़ोर है, उसको मारकर उसी का सेनापति फिर कोई और सिंहासन पर कब्जा जमा लिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? तो कर के बारे में आपको पता होगा, घड़ी कर और चराई कर। तो 2 कर वह एक्स्ट्रा लगाया था, घड़ी कर और चराई कर। घड़ी कर होता था घर के लिए होता था, और चराई कर जो होता था वह होता था पशुओं के चरने के लिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कितनी बार मंगोलों पर भारत पर आक्रमण किया? तो यह तो हम लोग देखेंगे लिए हैं 6 बार और 6 साल तक। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना की भलाई के लिए कौन सी प्रणाली लागू की? तो घोड़ा दागने की प्रथा जो थी वह लागू किया था, मतलब कि पहचान किया जा सके कि यह इसी का घोड़ा है, तो उसमें घोड़ा दागने की प्रथा थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों के बेईमानी रोकने के लिए क्या आदेश दिया? आदेश क्या दिया था कि व्यापारी अगर बेईमानी करेगा तो उसको मतलब उसके लिए क्या आदेश दिया गया था? सजा के रूप में मांस काटने का आदेश। मतलब अगर कोई व्यापारी अगर बेईमानी करता है तो उसको सजा क्या मिलेगा? मांस काटने का आदेश दिया गया था। किस कृत्य में अमीर खुसरो की कविताएं संकलित हैं? अमीर खुसरो की कविताएं किस में संकलित है? वही है दीवान में। ठीक है, दीवान में क्या है? अमीर खुसरो की कविताएं संकलित हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यवस्था को लागू किया जो अस्थायी सेना का निर्माण करता था? तो अस्थायी सेना का निर्माण, नगद वेतन की व्यवस्था। यह जो नगद वेतन देने की व्यवस्था थी यही अस्थायी सेना का निर्माण करती थी। ठीक है, तो यह याद रखिए कि ये 25 क्वेश्चन था
खिलजी वंश से रिलेटेड। खिलजी वंश देखिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो इससे 25 क्वेश्चन था। और अब हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे। तुगलक वंश से भी लगभग 25 क्वेश्चन होंगे, हालांकि वो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ठीक है, 25 क्वेश्चन इनफ है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वह वही है, खुसरो खां जो था वही था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, सिंहासन पर कौन बैठा था? तो यह कब बैठा था? यह 1320 में बैठा था। ठीक है, तुगलकाबाद तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर हस्तांतरित किया था? तो ये दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करने का कोशिश कर रहा था, कर भी दिया था, लेकिन वह कुछ पानी वाने का दिक्कत हो गया, फिर से उसको वापस आना पड़ा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किस उद्देश्य से सांकेतिक मुद्रा जारी की थी? तो यह सांकेतिक मुद्रा जारी करने का क्या उद्देश्य था? जनता के लिए सोने की कमी को पूरा करना। देखिए, सोने का मुद्रा छापने से सोना बहुत कम होने लगा था, इसलिए सांकेतिक मुद्रा जारी करने का कोशिश किया गया था। सांकेतिक मुद्रा मतलब होता है कि मुद्रा जो होगा वह किसी बहुमूल्य धातु का नहीं होगा, बल्कि एक सिंपल धातु का होगा, और उसी को हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से होता है, तो सांकेतिक मुद्रा उसी को कहते हैं। इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया था? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता कब आया था? 1333, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो वह लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, वह लकड़ी का जो उसका मोहम्मद बिन तुगलक का ही लकड़ी का महल था, वह उस पर गिर गया था। वह जानबूझकर ऐसा किया था ताकि उस पर गिर जाए और यह मर जाए। तो गयासुद्दीन तुगलक की इसी तरह मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोह नामक विभाग की स्थापना क्यों की? अमीर ए कोह, तो यह कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोह विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा यह भी कि कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोह नामक विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में किसने विजयनगर की स्थापना की? तो विजयनगर की स्थापना आपको बस याद रखना है, तो यह हरिहर एवं बुक्का ने की थी। यह दोनों भाई थे और विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। तो यह देखिए, सबसे पहला तुगलक वंश का जो राजा था वह गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा था फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर किस कर को लागू किया? ब्राह्मणों पर जजिया कर को लागू किया था। ठीक है, वह मतलब कि गैर ब्राह्मणों पर तो होता ही था जजिया कर। जजिया कर होता ही क्यों है? ताकि जो लोग तीर्थ के लिए जा रहे हैं, हिंदू लोग, उनसे कर लिया जा सके। लेकिन फिरोज तुगलक जो था वह ब्राह्मणों पर भी लागू करता था। ठीक है, मतलब बाकी राजा जो थे वह गैर ब्राह्मण पर करते थे, लेकिन फिरोज तुगलक एक पहला राजा था जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया? तो यह फिरोज तुगलक था जो दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इसका नाम से भी याद रखिएगा, कोटला फिरोज शाह दुर्ग और फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक के शासन काल में दासों की संख्या कितनी थी? तो यह 1,80,000 थी दासों की संख्या। ठीक है, तुगलक वंश के किस शासक ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था? तो तुगलक नहरों का निर्माण जो था वह सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, तो तुगलक वंश का सबसे पहले शासक कौन थे जो नहरों का निर्माण करवाए थे? वह गयासुद्दीन तुगलक। किस तुगलक सुल्तान के शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो किस तुगलक सुल्तान के शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद किया गया? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है फिरोज तुगलक। ठीक है, संस्कृत से फारसी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद जो था वह फिरोज तुगलक करवाया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में
किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया? दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता को। ठीक है, इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, वह 1333 में यहाँ आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको काजी नियुक्त कर दिया दिल्ली का। फिरोज तुगलक के समय में खिजराबाद और मेरठ से किसके स्तंभों को दिल्ली लाया गया? तो यह अशोक के जो स्तंभ थे उसको ये खिजराबाद और मेरठ से दिल्ली लेके आया गया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा अभियान असफल रहा? मोहम्मद बिन तुगलक का जो था वह बहुत सारा क्या, ज़्यादातर उसका असफल ही होता था। खुरासान अभियान, कराची अभियान और दिल्ली से दौलताबाद जो हस्तांतरित किया था राजधानी को, वह भी उसका असफल ही रहा था। तो यह सब जितना भी अभियान है सब उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। यह सब अभियान उसका असफल रहा था। यहाँ तक कि वह जो सांकेतिक मुद्रा जारी किया था वह भी असफल रहा था। फिरोज तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं की सहायता करता था? तो यह दीवान खैरात हो जाएगा। ठीक है, फिरोज तुगलक ने किस नए विभाग की स्थापना की थी जो अनाथ मुस्लिम महिलाओं की सहायता करता था? तो दीवान खैरात। ठीक है। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था? सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था, वह था फिरोज तुगलक। ठीक है, तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान था जो सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था? तो यह था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान किस मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुए थे? तो यह ज्वालामुखी मंदिर जो पुस्तकालय थे, यह ज्वालामुखी मंदिर नहीं है। ठीक है, ये पुस्तकालय है। तो यहीं से बहुत सारा संस्कृत का ग्रंथ प्राप्त हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह गोडाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु गोडाल में। फिरोज तुगलक के शासन काल में किस विद्वान ने फतुहात फिरोज शाही की रचना की थी? तो यह फिरोज तुगलक था। ठीक है, फतुहात फिरोज शाही की रचना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में सम्मान प्रदान किया था? तो यह कौन था? जैन प्रभु सूरी। यह जैन था। ठीक है, जैन साधु था, जैन प्रभु सूरी। यह नाम आप लोग पढ़े होंगे लूसेंट बुक में। अगला देखते हैं, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था नासरुद्दीन महमूद तुगलक था। बी ऑप्शन हो जाएगा, नासरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, चार शासक आए थे। पहला था गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और उसके बाद नासरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। किसके शासन काल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो यह नासरुद्दीन महमूद तुगलक जो लास्ट राजा होता है, उसी के समय में कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई आक्रमण कर देता है, क्योंकि वह कमज़ोर रहता है और कमज़ोर होने के कारण उस पर आक्रमण करना आसान होता है। ठीक है, तो दोनों से आज हम लोग 50 सवाल देखे हैं 18 मिनट के 18 मिनट के वीडियो में 50 सवाल, यानी कि खिलजी वंश से 25 सवाल और तुगलक वंश से 25 सवाल। तो अगर आप लोग इसी तरह चैप्टर को पढ़ें और क्विज लगाते रहें तो इससे आपको चैप्टर पे कमांड आ जाएगा। ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा अभी तुगलक वंश तक हो गया, फिर सैयद वंश। ठीक है, और इसके आगे जो भी होगा लोधी वंश और फिर दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग करेंगे। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया तो अगला आप इसी को पढ़ के आएंगे और उसके बाद उसमें से भी जितना भी क्वेश्चन उससे हो सकेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती क्वेश्चन नहीं बनाना है। तो देखिए, जैसे सैयद वंश जो है वह छोटा है और लोधी वंश भी थोड़ा मतलब ये दोनों थोड़ा बड़ा बड़ा था, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बना, उससे हो सकता है थोड़ा कम क्वेश्चन बने। लेकिन उसके बाद भी जब आप लूसेंट बुक को देखेंगे तो दिल्ली वंश का जो दिल्ली सल्तनत का आगे भी कुछ कुछ दिया हुआ है उस चैप्टर में, तो उससे भी क्वेश्चन बनेगा और उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। उसका जो शासन व्यवस्था किस तरीके से चलता है, ये सब चीज़ को लेके। तो हम लोग इसमें लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उससे क्वेश्चन नहीं देखते हैं। ठीक है, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना हुआ ही, तो वो आप बुक लेके और उसमें चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है उसी से क्वेश्चन बनाते हैं और चैप्टर वाइज उसमें
चैप्टर वाइज तो नहीं बोलेंगे, टॉपिक वाइज इसमें हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।